हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम चैप्टर नंबर 7 जो है स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है इट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे हमने आपको पीछे बताया था कि हमने चैप्टर नंबर 5 तक जो है वो माइक्रो MIC और माइक्रो जो है वो पूरा पूरा पढ़ा हमने। 6 जो था आपका स्टैटिस्टिक्स का हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है। एंड 7th से अभी आगे आप जो पढ़ोगे वो आपका मैक्रो का आपको पढ़ना है। ओके, तो विल स्टार्ट विद द 7th चैप्टर दैट इज नेशनल इनकम। नाम में आपको समझेगा नेशनल इनकम दैट इज नेशंस इनकम जो है वो होता है सिंपल भाषा में। लेकिन डिटेल में आपको पढ़ना चैप्टर के अंदर कि नेशनल इनकम का मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसमें अलग अलग कंसेप्ट होते हैं यूज, वो अलग अलग वर्ड्स आप यूज करते हो। जीडीपी आपने सुना होगा, GNP सुना होगा। तो जीडीपी GNP ये सब होता क्या है, उसको क्या मतलब, उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, तो वो हमें समझना है। उसके साथ साथ आपको एक सर्कुलर फ्लो है यहाँ पे नेशनल इनकम का, वो आपको समझना है। एंड आगे आपको मेथड्स समझना है कि कौन से मेथड्स है जिनसे आप नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हो। देयर आर 3 मेथड्स जिससे आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो वो मेथड्स, तीनों मेथड आपको पढ़ने हैं। एंड लास्ट में आपको पढ़ना है कि क्या क्या डिफिकल्टीज आपको आती है जब आप नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हो। राइट, मतलब मेजर जब करते हो तो क्या क्या दिक्कतें आपको आती है। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी है और कुछ थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज भी है। तो वो हम सब चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप अगर आप सिलेबस मार्क्स में देखो तो आपको ध्यान में आएगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उस हिसाब से आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग डेफिनेशन जो है उससे हम स्टार्ट करते हैं और आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो देखो आपको दिया इंट्रोडक्शन कि नेशनल इनकम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ व्हाट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। पता आपको मैक्रो का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नेशनल इनकम, हम उसमें पढ़ने वाले हैं। नेशनल इकोनॉमी कंप्राइज ऑफ ऑल द फर्म्स एंड फैक्ट्रीज, शॉप्स एंड मार्केट्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड देयर ऑफिसेस एक्सेट्रा। आपको पता है कि नेशनल इकोनॉमी, नेशन की जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें सारी चीजें आती है। फर्म्स भी आती है, सारी फैक्ट्रीज भी आती है, शॉप्स भी आते हैं, मार्केट्स भी आते हैं, बैंक्स भी आती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है बाकी वो भी आती है, सब डिपार्टमेंट भी आते हैं, सब चीजें आने वाली उसमें। तो इन सभी का चीजें जब हम मिलाते हैं ना, उनका जब एक्टिविटीज जो है, इस सब सारी चीजें हम जो बात करें, फर्म्स हो, फैक्ट्री हो, बैंक हो, ये भी सब चीजें हैं, उनकी सारी एक्टिविटीज को जब हम कंबाइन करते हैं ना तो तब आपको नेशनल इनकम मिलता है ना। तो हम आगे बात करेंगे। तो नेशनल इनकम क्या है? इट इज अ नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट मेजर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये जितने भी एक्टिविटीज है, सच एज फिर प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक्सचेंज हो या कंजम्पशन हो, ये सारी एक्टिविटीज जो है इसका कंपोजिट है, सब मिला के जो होता है ना मेजर, जिसमें आप एक से ज्यादा वेरिएबल, एक से ज्यादा यूनिट जो है उसको आप जब लेते हो उसे कहते हैं कंपोजिट मेजर। राइट, तो ये क्या है? कंपोजिट मेजर है, बिकॉज यहाँ पे आप सिर्फ एक चीज की बात नहीं करते हो, एक गुड्स की बात नहीं करते हो। यहाँ पे जितने भी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स है, सर्विसेज है, आप सभी की बात करते हो ना। और उसका सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन भी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी है, एक्सचेंज है, कंजम्पशन है, इन सारी चीजों का आप नेशनल इनकम में कंसिडर करते हो। ओके, बट it also an objective indicator of economic welfare of the people in the country। and इसके साथ साथ मतलब देखो इकोनॉमिक तो है ही, राइट, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो तो दिखाता ही है, साथ साथ में जो लोग है इकोनॉमी के उनका वेलफेयर कैसा है वो भी दर्शाता है, वो भी दिखाता है आपका नेशनल इनकम। बिकॉज एक आधे कंट्री का नेशनल इनकम कितना है उस पे, उससे समझता है कि वहां के जो लोग हैं उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसे कहते हैं, वेलफेयर जिसे कहते हैं, वो कितना इंप्रूव है, कितना डेवलप्ड है। राइट, उसको समझने के लिए आपको उसका कंट्री का नेशनल इनकम देखना होता है कि नेशनल इनकम उस कंट्री का कितना है ना। तो ये आपको नेशनल इनकम जो है वो इंडिकेट करता है, वो आपको दिखाता है। राइट, इंडिया की बात करेंगे तो इन इंडिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इनकम कमिटी, NIC जिसे कहते हैं, इन 1949 में एस्टेब्लिश हुई थी, मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर रेगुलर कंपाइलेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। तो नेशनल इनकम का जो एस्टिमेट्स है वो कंपाइल करना, मतलब काउंट करना, नेशनल इनकम जो है मेजर करना कब से चालू हुआ इंडिया में? 1949 में, जब हमने नेशनल इनकम कमिटी जो है वो बनाया।
तब से क्या हुआ, नेशनल इनकम काउंट होना हमारे यहाँ पे चालू हुआ। कौन करता है? एट प्रेजेंट आपको दिया है, एट प्रेजेंट याद रखना आपको नाम, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं आपको, अंडरलाइन कर लेना है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन compiles and publishes data on national income and allied aggregates every year। नेशनल इनकम का जो डेटा होता है कौन कंपाइल करता है, कौन कलेक्ट करता है? जमा करना ना आपको डेटा। अब जब डेटा जमा करते हो फिर पब्लिश होता है, तो डेटा कंपाइल करने का काम, जमा करने का काम एंड फिर उसको पब्लिश करने का काम कौन करता है? CSO करता है नेशनल इनकम के बारे में। और अलाइड मतलब उससे रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी होते हैं, उन सब चीजों का जो डेटा होता है वो CSO जो है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो कलेक्ट करती है और वही पब्लिश भी करती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा। दिस इज बेसिक्स, ये आपका इंट्रोडक्शन आपका पार्ट है। नाउ व्हाट इज नेशनल इनकम मीनिंग, है ना? तो देखो, मॉडर्न इकोनॉमी इज अ मनी इकोनॉमी। पता है आपको, आज इकोनॉमी में क्या है? पैसे पे सारी इकोनॉमी डिपेंड है ना, पैसा लगता है आपको हर जगह पे। हेंस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो नेशनल इनकम जो है आप हमेशा करते हो मनी टर्म्स में ही एक्सप्रेस करते हो। आपको नेशनल इनकम को काउंट किस में करना है? मनी में ही काउंट करना है, ठीक है ना? बिकॉज आज आपको क्या है, हर चीज मनी में ही, मनी इज व्हाट। अभी आप बोल सकते हो अनलकी उतना कि आपको मनी एक चैप्टर जो था वो पढ़ने को नहीं मिल रहा है, राइट? या आपने 11 में पढ़ा है, शायद 11 में आपने पढ़ा है, आपका सेकंड, आपका फर्स्ट ईयर था नए सिलेबस का, तो आपने 11 में मनी चैप्टर पढ़ा है। आपको पता होगा कि हर चीज जो होती है, मनी जो है, इसका एक वन ऑफ द फंक्शन जो है वो क्या है? मनी इज व्हाट? इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मनी क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू होता है, बराबर है? तो मतलब क्या, हर चीज की वैल्यू आप किससे मेजर करते हो, किस में एक्सप्रेस करते हो? मनी में ही करते हो। तो नेशनल इनकम जो है वो भी आप काउंट किस में करने वाले हो? मनी में ही करने वाले हो, ठीक है? द टोटल इनकम ऑफ द नेशन इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। देखो सिंपल, पूरे नेशन जो होता है, उस नेशन का इनकम जो होता है उसे कहते हैं नेशनल इनकम। इन लेमैन लैंग्वेज, एकदम सिंपल लैंग्वेज में जिसे कहते हैं, आम भाषा में जिसे कहते हैं, क्या कहेंगे? नेशनल इनकम मतलब क्या? कि इनकम ऑफ द नेशन, पूरे नेशन का इनकम जो होता है उसे हम क्या कहेंगे? नेशनल इनकम कहेंगे। इन रियल टर्म्स, national income is a flow of goods and services produced in an economy during a year। साल भर के अंदर आपने, मतलब इकोनॉमी के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसको क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। तो एक्चुअल में जो आपका डिफिनेशन जो दिया है नेशनल इनकम का, वो दिया है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? तो इट्स अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो साल भर में आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, उसे कहते हैं, जितना प्रोडक्शन आपने किया है और उसको आप मनी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो, आपको पता है, इसलिए उसे कहते हैं क्या? नॉमिनल नेशनल इनकम, ठीक है? मनी आप जब करते हो नेशनल इनकम, उसे नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं। और जब आप उसको क्वांटिटी टर्म्स में मेजर करते हो तो उसे आप रियल नेशनल इनकम कहते हैं। ये एडिशनल आपके लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है? चलो, नाउ डेफिनेशंस। डेफिनेशंस क्या है, ठीक है? तो फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। NIC जो है, नेशनल इनकम कमेटी, जो 1949 में बना था, उसमें जो लोग हैं कुछ, उनका आपको नाम दिया है और उनका जो डेफिनेशन है NIC का आपको भी दिया है। देखो, द नेशनल इनकम कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 1949। इंडिपेंडेंस के बाद ये हुआ है, विद प्रोफेसर PC महालनोबिस एज चेयरमैन एंड प्रोफेसर DR गडगिल एंड डॉक्टर VKRV राव एज अ मेंबर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि महालनोबिस जो है वो जो क्या थे, चेयरमैन थे, एंड गाडगिल एंड राव जो है, प्रोफेसर DR गाडगिल एंड VKRV राव, ये जो मेंबर्स थे उसके, ठीक है? तो आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, बाकी उसमें कुछ ज्यादा नहीं रखना है। अभी कमिटी का डेफिनेशन क्या था? नेशनल इनकम कमिटी जो उनका, उनके हिसाब से व्हाट इज नेशनल इनकम, तो आपको ये डेफिनेशन याद करना है, एग्जाम में आपको लिखने के लिए काम आएगा। तो अकॉर्डिंग टू NIC, नेशनल इनकम, नेशनल एस्टिमेट measures the volume of commodities and services turned out during a given period counted without duplication, है ना?
तो नेशनल एस्टिमेट बोला है, तो नेशनल इनकम जो है वो क्या होता है, एक एस्टिमेट होता है। आप एग्जैक्टली काउंट नहीं करते हो ना, एग्जैक्टली आपको एक 100% एक्यूरेटली आप काउंट नहीं करते हो, ये क्या एक अंदाजा होता है। तो इसलिए बोला एस्टिमेट है, जो ये करता है मेजर करता है आप उसमें क्या, वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, जिसमें करते हो गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसका वॉल्यूम, मतलब कितने हुए हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसको आप क्या करते हो, मेजर करते हो, उसको आप काउंट करते हो, है ना, उसको आप एस्टिमेट करते हो। क्या, टर्न आउट, टर्न आउट मतलब यहाँ पे आपको समझना है कि प्रोड्यूस्ड, क्या करना आपको, मतलब कितने गुड्स एंड सर्विसेज टर्न आउट हुए हैं, मतलब प्रोड्यूस हुए हैं कितने टाइम के अंदर, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ पीरियड, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड मतलब क्या, एक साल जनरली आप लेते हो, तो एक साल, बिकॉज इंडिया में क्या होता है 31st, मतलब 1 अप्रैल को आप चालू करते हो काउंट करना, एंड 31 मार्च को आप एंड करते हो, तो ड्यूरिंग पीरियड क्या है हमारे लिए, एक साल होता है। तो एक साल जो है मतलब ड्यूरिंग द गिवन पीरियड जो होता है, उसमें आपने जो काउंट किया है, जो मेजर किया है कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज क्या हुआ है, टर्न आउट हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक बात आपको समझना है, लास्ट लाइन जो है, काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन, मतलब आपको काउंट करना है, लेकिन कैसा, डुप्लीकेशन नहीं हो, मतलब आपको 2 बार डबल काउंटिंग नहीं करना है। समझता आपको, मतलब कोई भी आप जब गुड्स या सर्विस जो प्रोड्यूस किया आपने, आप जब लेते हो तो उसको एक ही बार लेना है। अभी आप बोलेंगे सर 2 बार क्यों लेंगे ना, ऑब्वियसली 2 बार नहीं लेंगे, लेकिन होता क्या है, आप जब कोई गुड्स लेते हो ना, आपको सिर्फ क्या करना है, फिनिश गुड्स जो होता है ना, फिनिश प्रोडक्ट मतलब क्या, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर कंज्यूम करने वाला है, राइट। आपको ऐसे गुड्स को ही करना है नेशनल इनकम में ऐड करना है। आपने अगर रॉ मटेरियल या आपने इंटरमीडिएरी गुड्स जो होते हैं, नाउ व्हाट इज इंटरमीडिएरी गुड्स, इंटरमीडिएरी गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, राइट, जो आप दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हो उसे कहते हैं इंटरमीडिएरी गुड्स। जैसे एग्जांपल, शुगर केन जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है शुगर बनाने के लिए, या कॉटन जो है क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है किसके लिए, क्लोथ बनाने के लिए। तो मतलब क्या, आप जब नेशनल इनकम में क्लोथ आप जब इंक्लूड कर रहे हो, तो आपको कॉटन को इंक्लूड नहीं करना है, इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा, डबल काउंटिंग नहीं होगा। ये क्यों नहीं होता है, कैसे नहीं करना है, ये हम बात करेंगे। इसलिए हम क्या बात करते हैं, आपको फीचर्स में हम पढ़ेंगे कि आपको नेशनल इनकम आप जब निकालते हो, तो आपको सिर्फ फाइनल गुड्स जो होते हैं, फाइनल गुड्स मतलब क्या, ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर फाइनली कंज्यूम करता है, राइट, वो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए काम नहीं आएगा, वो आप कंज्यूम करोगे, आपको ऐसे ही गुड्स को क्या करना है, नेशनल इनकम की काउंटिंग में ऐड करना है। ओके, so that is the definition. National income is what, is the estimate which measures the volume of goods and services produced during a given period, during a year, counted without duplication. Okay, that is a simple definition of national income committee. Now second definition को दिया है प्रोफेसर AC पिगू का, वो भी हम देख लेंगे। देखो, national dividend is the that part of objective income of the community, है ना, इनकम, ऐसा इनकम कम्युनिटी का, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम डिराइव फ्रॉम द अब्रॉड, मतलब इसमें ऑब्वियसली क्या ऐड करना है, जो आपने फॉरेन से इनकम अर्न किया है, मतलब आपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो नेट होता है वो, एंड आपको एज ए इंडियन आप जब बाहर जब सर्विस देते हो, आपको जो रिसीट मिलता है, माइनस जब फॉरेन के लोग जब इंडिया में कुछ सर्विसेज देते हैं तो उनको हम पेमेंट करते हैं, तो उसे कहते हैं रिसीट माइनस पेमेंट, तो उसे कहते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब आपको जो नेट होता है फॉरेन का इनकम उसको भी ऐड करना है ना, अब्रॉड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी, मतलब सिंपल भाषा में, इट इज द इनकम ऑफ द कम्युनिटी, इट इज द इनकम ऑफ द नेशन इंक्लूडिंग फॉरेन इनकम, मतलब फॉरेन से आपको जो नेट इनकम मिल रहा है, नेट इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, कि आपको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना है, नेट देखना है कि हमारे यहाँ से कितना गया और हमको बाहर से कितना मिला, है ना, तो दोनों को नेट करना आपको, गुड्स के लिए भी एंड सर्विस के लिए भी। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एंड रिसीट माइनस पेमेंट, तो दोनों हम ऐड वहां पे करेंगे। तो नेशनल इनकम इज नथिंग बट द इनकम ऑफ द नेशन, ओके, दैट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, बिकॉज जो आप मनी में मेजर नहीं कर सकते हो, ऑब्वियसली उसको आप नेशनल इनकम में भी ऐड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली।
ठीक है, तो डेफिनेशन वाला पार्ट आपको ध्यान में आ गया होगा। थर्ड आपको और एक डेफिनेशन दिया है इरविंग फिशर्स का, देखो, नेशनल डिविडेंड और इनकम, नेशनल इनकम कंसिस्ट सोली ऑफ सर्विसेज एज रिसीव्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर। अभी मतलब इन्होंने सर्विस के हिसाब से बोला है कि जो सर्विसेज मिलती है कंज्यूमर को उसकी बात की है, लेकिन देखो जैसा वो होता है ना, क्या बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर, मतलब फाइनल कंज्यूमर जो होता है, फाइनल जो यूज करता है गुड्स को या सर्विस को, उसकी बात की है। वेदर फ्रॉम द मटेरियल, मतलब देखो सर्विस वर्ड यूज किया है, लेकिन सर्विस को आपको यहाँ पे दोनों समझना है, गुड्स भी और सर्विस भी, है ना। फिर वो देखो क्योंकि आगे बोला कि वेदर फ्रॉम मटेरियल और फ्रॉम ह्यूमन इन्वायरमेंट, फिर वो मटेरियल के थ्रू सर्विस मिले, मतलब मटेरियल के फॉर्म में मिले, या आपको ह्यूमन के थ्रू सर्विस मिले, मतलब जिसे हम सर्विस कहते हैं, डॉक्टर है, टीचर है, राइट, दिस आर ह्यूमन सर्विसेज। तो यह मटेरियल के फॉर्म में, मतलब गुड्स आपको जब मिलते हैं, तो मतलब सिंपल भाषा में अल्टीमेट कंज्यूमर को जो सर्विसेज मिल रही है, गुड्स या सर्विसेज मिल रही है, वो जो होता है वो क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। अभी ये जो है एक कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन दिया आपको कि लोगों को कौन से गुड्स मिलने वाले हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस होने वाले हैं। ऑब्वियसली समझता है आपको, जो गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे वो गुड्स लोग परचेज भी नहीं करेंगे, राइट। जो गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे वो लोग कंज्यूम भी नहीं करेंगे। तो ये जो डेफिनेशन आपको दिया है वो कंजम्पशन के हिसाब से दिया है आपको। तो तीनों आपको दिया है, एक इनकम के हिसाब से भी दिया है, एक प्रोडक्शन के हिसाब से भी दिया है, और एक कंजम्पशन के हिसाब से। प्रोडक्शन पहला डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन इनकम के हिसाब से, तीसरा डेफिनेशन कंजम्पशन के हिसाब से आपको दिया है ना। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, बिकॉज तीनों मेथड से आप नेशनल इनकम को निकाल सकते हो। देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। फर्स्ट इज योर मतलब आउटपुट मेथड, जिससे हम प्रोडक्शन के हिसाब से डेफिनेशन लेते हैं। सेकंड इज योर इनकम मेथड, जो पिकू का डेफिनेशन है, इनकम के हिसाब से उसको हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं। एंड तीसरा जो है वो है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हम खर्चा कितना होता है इकोनॉमी में उसके हिसाब से करते हैं, नेशनल इनकम को काउंट करते हैं। तो तीनों आपको अलग अलग हिसाब से डेफिनेशन को दिया है। आपको तीनों में से कोई भी, आप मेरे हिसाब से एनआईसी का सिंपल डेफिनेशन है, आप वो याद कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपको आज हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन, दैट इज फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के फीचर्स बात करेंगे, क्या वैशिष्ट है, मतलब क्या होता है नेशनल इनकम, किस चीज, क्या क्या चीजें उसमें आती है। तो सिंपल पॉइंट है, 7 उसके लगभग आपको फीचर्स दिए हैं, तो उसको हम सिंपल क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट इज, देखो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पॉइंट दिया है कि नेशनल इनकम इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट, बिकॉज in national income we does not calculate the income of a single person, but we calculate or we measure the income of the whole nation। पूरे नेशन का इनकम हम लेते हैं, that mean it is a macro economic concept and not a micro concept, ठीक है। तो that's the simple first feature। देखो पढ़ लेंगे हम ऐसे ही। नेशनल इनकम रिप्रेजेंट इनकम ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल रादर देन दैट ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल का इनकम नहीं है, वो क्या है, पूरे इकोनॉमी का इनकम है। एंड दैट मीन्स व्हाट, हेंस इट इज अ व्हाट कंसेप्ट, इट्स अ मैक्रो कंसेप्ट, बिकॉज इन मैक्रो हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था, मैक्रो मीन्स लार्ज। in macroeconomics we are going to study large aggregates of the economy such as national income। तो ऑब्वियसली नेशनल इनकम किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट में आएगा। तो दैट इज अ सिंपल फर्स्ट फीचर, दैट इट इज अ मैक्रो कंसेप्ट। सेकंड, जो मैं ऑलरेडी बताया कि वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन while calculating national income। That means value of raw materials and intermediary goods will not be taken into consideration while counting national income। आपको, आप जब नेशनल इनकम निकालते हो तो आपको रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, मतलब आप गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए आप जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, या आप जो फिनिश मतलब इंटरमीडिएट गुड्स यूज कर रहे हो, ऐसे गुड्स को आपको लेना नहीं है नेशनल इनकम, मतलब उनकी जो वैल्यूज है उसको आपको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करूंगा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको ध्यान में आएगा मतलब मुझे क्या कहना है। तो सपोज हम दो गुड्स की बात करते हैं, एक हम बात करते हैं शुगर केन की बात करेंगे, है ना, शुगर केन, एक बात करेंगे शुगर की, राइट। तो सपोज शुगर केन की जो वैल्यू है, एग्जांपल के तौर पे सपोज हमें
20 रुपीज से मिल रहा है। आपको पता है कि शुगर बनाने के लिए क्या लगता है, आपको शुगर केन लगता है, राइट, गन्ना लगता है। तो 20 रुपए आपके लिए क्या लगेगा, शुगर बनाने के लिए आपको क्या लगेगा, शुगर केन लगने वाला है। तो आपका जो शुगर केन का वैल्यू 20 रुपए, वो क्या करने वाले हो, आप लेने वाले हो, शुगर केन लोगे आप शुगर बनाने के लिए। आप एग्जाम्पल कॉटन एंड क्लोथ्स का भी ले सकते हो, कोई भी। आपको समझना क्या है कि जो रॉ मटेरियल जो होता है, आप जो गुड्स बनाते हो उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है, उसकी वैल्यू आप नेशनल इनकम निकालते वक्त नहीं लेते हो, है ना। मतलब ये जो गुड्स है, रॉ मटेरियल जो है, वो आप नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हैं, डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए इसलिए नहीं करते हो। तो डबल काउंटिंग क्यों होता है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा शॉर्ट में देख लेंगे कि सपोज शुगर के मैंने आपको सारे खर्चे ऐड कर दिए, सपोज मुझे 50 रुपए सब खर्चे लगे, है ना, 30 रुपए मेरा प्रॉफिट है एग्जाम्पल के तौर पे, तो कितने में बेचूंगा मैं, 100 में बेचूंगा, राइट। 20 रुपए मुझे लगे थे शुगर केन के, 50 रुपए मुझे बाकी लेबर लग रहा है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब खर्चे लग रहा है मुझे, एंड 30 रुपए जो है वो मेरा क्या है, प्रॉफिट है एग्जाम्पल के तौर पे। तो कितने में बेचूंगा मैं, 100 रुपए में बेचूंगा। अग्री हो आप लोग यहाँ सर, अग्री हो। अभी जब मैं नेशनल इनकम जब लेता हूँ तो मैं कहता हूँ नेशनल इनकम मतलब क्या, जो मैंने गुड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है उसकी वैल्यू, राइट। मतलब मैंने ये प्रोड्यूस किया है खेत में शुगर केन, तो ये वैल्यू, मैंने मतलब फैक्ट्री में शुगर प्रोड्यूस किया है तो ये वैल्यू, राइट। तो इन्होंने बोला है, और आपको करना भी क्या है कि आप जब नेशनल इनकम निकालते हो तो आपको जो रॉ मटेरियल जो होते हैं या इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, उनकी वैल्यू नेशनल इनकम निकालते वक्त आप ऐड नहीं करते हो। इसका मतलब यहाँ पे शुगर केन जो है वो क्या है, रॉ मटेरियल है, राइट, इंटरमीडिएट गुड्स है। तो उसको आप क्या करोगे, नेशनल इनकम में ऐड नहीं करोगे, आप क्या करोगे, सिर्फ शुगर का वैल्यू जो है 100 रुपीज, उतना आप नेशनल इनकम निकालते वक्त ऐड करने वाले हो। अभी आप पूछेंगे सर क्यों, बिकॉज ये जो 100 रुपीज जो दिख रहा है आपको, उसमें 20 रुपए जो है वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। बिकॉज आप जब शुगर बनाएंगे तो शुगर बनाने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल लगाया लगा है, शुगर केन लगा है। तो शुगर केन का जो वैल्यू है वो आपने ऑलरेडी क्या है, एज अ रॉ मटेरियल की प्राइस आपने ऐड किया है शुगर बेचते वक्त। आप जब शुगर बेचेंगे तो उसमें आप शुगर केन का जो प्राइस है, जो आपको लगा है, आपने पे किया उसके लिए, उतना तो रिकवर करने वाले हो, और उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने वाले हो। मतलब आपने 20 रुपए में आपका खर्चा ऐड किया, आपका प्रॉफिट भी ऐड किया, और फिर 100 में बेचा आपने। मतलब जो 20 रुपए आपको दिख रहे हैं, वो 20 रुपए आपने ऑलरेडी क्या कर लिए है, ऐड कर दिए है शुगर की वैल्यू निकालते वक्त। दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट अगर आप शुगर की वैल्यू ऐड, शुगर में मतलब शुगर केन की वैल्यू भी अगर आप ऐड करोगे, ये वाली वैल्यू भी, तो 20 भी ऐड करोगे और फिर से 100 ऐड करोगे, तो 100 इंक्लूड्स ऑलरेडी 20। दैट मीन्स 20 अमाउंट, दैट इज द वैल्यू ऑफ शुगर केन विल बी इंक्लूडेड ट्वाइस। मतलब जो शुगर की जो वैल्यू रहेगी वो 2 बार आप ऐड कर दोगे, जो कि क्या है, गलत है। उससे क्या हो जाएगा, जो आप शुगर केन का जो वैल्यू है दैट विल बी काउंटेड ट्वाइस, दैट इज डबल काउंटिंग हो जाएगा, 2 बार काउंट कर लोगे आप। समझता आपको, तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या किया आपने, आपने सिंपल रूल बनाया है कि जो गुड्स कंज्यूमर कंज्यूम करता है ना, बिकॉज वो क्या है, फाइनल गुड्स है, मतलब वो गुड्स आप किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में यूज नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ऐसे ही गुड्स की वैल्यू करेंगे, आप नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। जिससे क्या होगा, फिर जो डबल काउंटिंग है वो नहीं होगा। और इसीलिए आपको बोला है कि आपको क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स जो होते हैं, फाइनल गुड्स मतलब क्या, कि जो गुड्स कंज्यूमर कंज्यूम करता है, तो आपको ऐसे जो फाइनल गुड्स होते हैं, सिर्फ ऐसे गुड्स की वैल्यू ही क्या करना है, नेशनल इनकम में ऐड करना है। ठीक है, तो देखो, इन ऑर्डर टू अवॉइड, क्या करना है, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए, 2 बार काउंट होना नहीं चाहिए, इस चीज के लिए क्या करते हो, इन नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी आर कंसिडर्ड, है ना। आपसे करते हो सिर्फ जो फाइनल गुड्स होते हैं या सर्विसेज होते हैं, सिर्फ उनकी ही वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम में कंसिडर करते हो, ऐड करते हो। दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट रॉ मटेरियल हो या इंटरमीडिएट गुड्स हो, उनकी वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए, है ना। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, मेरे को बताया है ना, ऐसा गुड्स जो आप दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हो, और रॉ मटेरियल्स इज नॉट कंसिडर्ड, है ना, कंसिडर आप नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, while estimating the production of shirts, there is no need to take the value of cotton। आप जब शर्ट मतलब क्लोथ का आप जब वैल्यू निकाल रहे हो,
आप नेशनल इनकम में ऐड कर रहे हो तो शर्ट बनाने के लिए आपको जो कॉटन लगा है उस कॉटन की वैल्यू आपको अलग से नेशनल इनकम में ऐड नहीं करना है, बिकॉज शर्ट के वैल्यू में कॉटन की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, तो कॉटन का आपको अलग से ऐड नहीं करना है। सिंपल, समझ आपको? एज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द शर्ट, मेरे को जैसा आपको एग्जांपल दिया वैसे ही। सिंपल। तो सेकेंड फीचर जो आपको समझना है नेशनल इनकम का, कि आपको सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं उनकी ही वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड करना है। आपको रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उनकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड नहीं करना है। सिंपल। चलो नेक्स्ट, थर्ड द पॉइंट इज नेट एग्रीगेट वैल्यू। दैट मीन्स नेशनल इनकम जो होता है इट इज अ नेट एग्रीगेट वैल्यू। नेट इसलिए बोला है, नेट इसलिए बोला है बिकॉज आप जब प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, नेशनल इनकम क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। साल भर में आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उसकी हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम के अंदर। तो आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन करने के लिए आपने जो असेट्स यूज किए हैं, है ना, फर्नीचर यूज किया होगा, बिल्डिंग यूज किया होगा, मशीनरी यूज किया होगा, जितने भी असेट्स आपने, कैपिटल गुड्स आपने यूज किए हैं, कैपिटल गुड्स मतलब असेट्स आपने यूज किए हैं, तो उनका जो वेयर एंड टियर हुआ है, वेयर एंड टियर आपने सुना होगा अकाउंट्स में वर्ड, राइट? आप घसारा जिसे कहते हैं, डिप्रिसिएशन जिसे कहते हो आप, तो आपने जो प्रोडक्शन किया है उसके वजह से जो असेट्स के वैल्यू में जो कमी आई है, राइट, उसे हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। तो क्या करना है आपको? नेशनल इनकम निकालते वक्त डिप्रिसिएशन को माइनस करना है, बिकॉज उतना आपने क्या किया है, यूज किया है प्रोडक्शन करने के लिए असेट्स, तो उसकी वैल्यू करने आगे आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी, राइट? इसलिए आप कहते हो नेशनल इनकम निकालते वक्त उतनी वैल्यू जो है, जो आपने असेट्स यूज किए हैं उतनी वैल्यू आप कम करते हो नेशनल इनकम में से एज अ डिप्रिसिएशन। और इसीलिए ग्रॉस वैल्यू नहीं बोला आपको, नेट वैल्यू बोला है। इसलिए बोला कि नेशनल इनकम क्या आएगा आपका? नेट वैल्यू आएगा, नेट आएगा। नेट मतलब क्या? ग्रॉस वैल्यू आपको जो मिलता है उसमें से आप डिप्रिसिएशन क्या करते हो? माइनस करते हो। यू विल डिडक्ट डिप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू टू गेट योर नेट वैल्यू। ओके, चलो देखो पढ़ेंगे। नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड डज नॉट इंक्लूड डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है, मतलब ही क्या? डिप्रिसिएशन एक्सक्लूड होता है। तो अगर आपको ग्रॉस वैल्यू दिया है तो आपको नेट निकालना पड़ेगा। और नेट कैसे निकालोगे आप? ग्रॉस में से आपको डिप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, मतलब निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको नेट वैल्यू मिलेगा। हाँ, आगे आपको दिया दैट इज वेयर एंड टियर। तो दैट इज वेयर एंड टियर ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो आप जो वेयर एंड टियर है वो आप एक्सक्लूड करते हो, दैट इज डिप्रिसिएशन आप एक्सक्लूड करते हो, ठीक है? दैट इज द थर्ड फीचर, दैट इज नेशनल इनकम इज अ नेट वैल्यू एंड नॉट द ग्रॉस वैल्यू। ओके, तो ग्रॉस वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ही क्या है कि आपको जब आप ग्रॉस वैल्यू निकालते हो तो आपको डिप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट देखो, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दैट मीन्स इनकम आप जो, आपको जो फॉरेन से इनकम मिल रहा है ना, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक चीज हो गई, और नेट बोला है। नेट मतलब क्या? आपको नेट कर लेना है, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, रिसीट माइनस पेमेंट, तो आपको नेट वैल्यू कर लेना है। और वो जो वैल्यू रहेगा वो भी आपको नेशनल इनकम निकालते वक्त ऐड करना है। आपको अच्छे से पढ़ना है फीचर्स, बिकॉज क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है। और आप जब आउटपुट बजट देखते हो तो उसमें ये जो बहुत सारी चीजें आप जो देख रहे हो वही आपको वहां पे प्रिकॉशन लेने होते हैं। यहाँ पे आपको जो बोले एक्टिविटीज, वही आपको वहां पे प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो, नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपको फॉरेन का इनकम जो होता है उसको इंक्लूड करना होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट वैल्यू एंड इम्पोर्ट वैल्यू। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का डिफरेंस, नेट वैल्यू, and net difference between receipts from abroad and payments made abroad। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों जो होते हैं, एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एंड रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर, राइट? रिसीट माइनस पेमेंट्स। तो जो नेट इनकम होता है उसे हम कहते हैं नीफा,
नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NIFA, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NIFA, निफा। तो वो जो होता है नेट वैल्यू, वो आपको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना होता है। ठीक है, तो आप दैट इज द फोर्थ पॉइंट कि आप जब नेशनल इनकम निकालते हो तो आप नेशनल जो नेट इनकम होता है फॉरेन से, आप उसको ऐड करते हो, इंक्लूड करते हो। ओके, फोर्थ फीचर। फिफ्थ फीचर इज वेरी सिंपल, द नेशनल इनकम इज calculated for 1 year and that is from 1st of April of each year to the next year of 31st of March, right? That is our financial year जो होता है, जिसे हम फाइनेंशियल कहते हैं, कि 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च तक हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को काउंट करते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस विथ रेफरेंस टू अ टाइम पीरियड एंड इन इंडिया इट इज फ्रॉम 1st of April to 31st of March। सिंपल पॉइंट है, दैट इज द फिफ्थ फीचर। नेक्स्ट जो है फ्लो कंसेप्ट। नाउ नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, साल भर के अंदर, है ना, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसकी वैल्यू आप ले रहे हो साल भर के अंदर ड्यूरिंग द ईयर, राइट? और इसलिए स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है, एक फिक्स कंसेप्ट नहीं है, वो क्या है, फ्लो है, मतलब वो चेंज होता रहेगा। नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट एज इट शोज फ्लो, साल भर में गुड्स सर्विस कितना फ्लो हो रहा है, आप उसका आपको मिलने वाला है वैल्यू, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल भर के अंदर जितने गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसकी वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो एक पर्टिकुलर डेट पे एक फिक्स जो है स्टैटिक्स ऐसा नहीं है, साल भर के अंदर की हम बात कर रहे हैं, इसलिए क्या है, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट एंड नॉट अ स्टैटिक कंसेप्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मनी वैल्यू। जैसा कोई पीछे बताया था कि नेशनल इनकम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड और एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। आपको हमेशा मनी वैल्यू लेना है, उसे कहते हैं मॉनेटरी वैल्यू। अभी आप पूछ सकते हो कि सर मनी वैल्यू ही क्यों लेना है, तो इसका आंसर सिंपल है, बिकॉज मनी ही ऐसा एक चीज है जिसमें आप हर चीज की वैल्यू को एक्सप्रेस कर सकते हो। मनी इज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, राइट? हर चीज की, फिर वो आपकी क्लास की फीस हो, आपका लैपटॉप हो, आपका मोबाइल हो, आपकी बुक हो, आपका पेन हो, कोई भी चीज हो, आप जो भी चीज या सर्विस आप परचेज सेल करते हो, उसके लिए उसका एक जो कॉमन मेजरमेंट का यूनिट होता है वो क्या होता है, मनी होता है। और इसीलिए आप क्या करते हो, नेशनल इनकम में आपको क्या करना है, साल भर के अंदर इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसकी आपको वैल्यू लेना है। तो आपको पता है कि कुछ चीजें कि आप केजीस में, क्विंटल्स में काउंट करते हो, कुछ चीजें होती है जो आप मीटर्स में, कपड़े मीटर में होता है, राइट? लिक्विड जो होता है वो लीटर में होता है। ऐसे अलग अलग आपके अगर मेजरमेंट की यूनिट्स है तो फिर आप काउंट कैसे करोगे, है ना? 2 kg ऑफ राइस इज नॉट इक्वल टू 2 liters ऑफ मिल्क, दोनों सेम है क्या? आप 4 किलो राइस या 4 किलो बोल सकते हैं टोटल, 2 किलो और 2 लीटर अलग अलग होता है। तो उसको आप काउंट कैसे, कंबाइन कैसे करेंगे, ऐड एग्रीगेट कैसे करेंगे? तो एग्रीगेट करने के लिए एक जो हमारे पास कॉमन चीज है वो क्या है, मनी है। इसलिए हम क्या करते हैं, सारी चीजों की जो वैल्यूज है, फिर वो राइस रहा तो उसको भी मनी में कन्वर्ट कर लेंगे, मिल्क रहा उसको भी मनी में कन्वर्ट कर लेंगे, हर चीज को हम क्या करेंगे, मनी में कन्वर्ट कर लेंगे, मनी में एक्सप्रेस करेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझता है? और इसीलिए आपको समझना है कि नेशनल इनकम जो है इट इज अ मनी वैल्यू। ओके, मनी में आप एक्सप्रेस करते हो, मनी में आप काउंट करते हो। National income is always expressed in monetary terms. Okay, it represent only those goods and services which are exchanged for money. सिर्फ उतने ही गुड्स एंड सर्विस आप लेते हो जिसको आप मनी में एक्सप्रेस कर सकते हो। जो गुड्स की वैल्यू आप मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, ऐसे गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू आप नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हो। सिंपल है। जैसे एग्जांपल, सनलाइट है, राइट? सनलाइट जो है, पता है प्रोड्यूस हुआ है ना, लेकिन वो जो है उसको मनी में आप एक्सचेंज करते हो क्या? नहीं, वो फिर भी मिलता है हमें, तो वो हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। सिंपल लॉजिक होता है। तो ऐसी चीजें जिसको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मनी में हम काउंट कर सकते हैं, मनी के लिए हम एक्सचेंज करते हैं, ऐसे ही चीजों को क्या करते हैं, हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं और उस ऐसे गुड्स की हम मनी वैल्यू लेते हैं। ओके, क्लियर है? तो यहां तक हम आज रुकेंगे। आपको समझ में आ गया कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। हमने इंट्रोडक्शन देखा है जो बेसिक है,
बाद में हमने तीनों डेफिनेशंस देखे, अलग अलग टाइप्स के जो डेफिनेशंस थे तीनों देखे हमने, एनआईसी का भी, पीयू का भी और फिशर का भी। बाद में हमने फीचर्स देखे, 7 फीचर्स थे जिसमें आपको बोला है कि मैक्रो कंसेप्ट है, यहाँ पे आपको सिर्फ फाइनल गुड्स का वैल्यू ऐड करना है और रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं करना है इनकम के अंदर। थर्ड देखा इट्स नेट वैल्यू, तो आपको डिप्रिसिएशन जो होता है उसको आपको डिडक्ट करना है, एक्सक्लूड करना है। उसके बाद देखा हमने कि आपको जो नीफा होता है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट यू हैव टू इंक्लूड while calculating national income। नेक्स्ट देखा हमने फाइनेंशियल ईयर जो होता है नेशनल इनकम के लिए, वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से एंड एंड होता है ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, राइट। एंड इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट बिकॉज साल भर के अंदर आप जितने गुड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसकी वैल्यू आप लेते हो। एंड लास्ट पॉइंट था कि मनी वैल्यू आप लेते हो, तो जितने भी गुड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस किए उसकी आप मनी वैल्यू लेते हो। तो जो वैल्यू, जो चीजों को आप मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, वो आप नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हो। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक हम रुकेंगे, अगले लेक्चर में हम अगला जो कंसेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम वो पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते रहो, ठीक है ना, रिवीजन करते रहो चीजों को। मिलते हैं, थैंक यू।